शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, ऑडियो किताबों के इस सिलसिले के तहत हमने राजेंद्र सिंह बेदी के लिखे हुए मशहूर ज़माना नावलेट और उनके वाहिद नावलेट एक चादर मैली सी को जोड़ने का इरादा किया है। चूँकि ये नावलेट है, इस वजह से ये छोटे छोटे 11 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और अब जबकि ज़िंदगी की मसरूफियात हमें अक्सर किसी किताब को मुकम्मल तौर पर पढ़ने का वक्त फ़राहम नहीं करती, तो उम्मीद है ऑडियो की सूरत में मौजूद होने पर इस किताब को बहुत सारे लोग सुनकर इससे इस्तिफ़ादा भी हासिल कर सकेंगे और इसमें मौजूद मरकज़ी किरदार रानो के एहसासात, जज्बात को पढ़ने, समझने और सुनने के बाद हमें ये मालूम होगा कि एक औरत जो अपनी ज़िंदगी में अक्सर इस तरह के नासाज़गार हालात से दो चार होती है कि उसे ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना चाहते हुए हालात के पेश नज़र करना पड़ता है जिस पर उसका दिल कभी भी राज़ी नहीं होता। नावल एक चादर मैली सी 1960 में लाहौर से निकलने वाले मशहूर अदबी रिसाले नकूश में 2 किस्तों में शाये हुआ था और इसके बाद मकतबा जामिया नई दिल्ली से 1962 में ये किताबी शक्ल में शाये हुआ। इस नावल पर हिंदुस्तान में जो फिल्म बनाई गई, बल्कि कई फिल्में बनाई गईं, तो उसका नाम एक चादर मैली सी और पाकिस्तान में मुट्ठी भर चावल के नाम से फिल्म बनाई गई। नावल एक चादर मैली सी पंजाब की देहाती ज़िंदगी के पस मंज़र पर लिखा गया है। पंजाब और सिख माशरे की ये रस्म है कि औरत के सर पर चादर डालने से मर्द उसका शौहर यानी उसका कफील बन जाता है। रानो, तिलोका, मंगल, जातरन और चौधरी मेहरबान दास नावल के अहम किरदार हैं, लेकिन नावल का मरकज़ी किरदार रानो है। किताब की इब्तिदा में राजेंद्र सिंह बेदी ने किस्सा कबूतर कबूतरी का के उन्वान से अपने ख्यालात का इजहार किया है। आइए इससे कबल कि मैं किताब के हिस्सों को सुनाऊं, सबसे पहले समाअत फरमाते हैं मुसन्निफ़ का किस्सा कबूतर कबूतरी का। अमर कथा सुनती हुई पार्वती ओंग गई। शिव ने देखा भी, मगर भांग और धतूरे की मस्ती में अपनी बात कहे गए। जो गुफा में ऊपर कहीं बैठे हुए कबूतर और कबूतरी के जोड़े पर बोध और मैत्री ने सुन ली और अमर हो गए। जुग ही बीत गए, काल के कांटे पर बोध और मैत्री के लिए कुंद हो चुके थे। पर बोध ने कहा, अब तो वक्त ही और आ गया है रानी, मगर तुम्हें वो दिन याद है जब आदम के बेटे काबिल ने अपने सगे भाई हाबिल को एक पत्थर से मार डाला था। हाँ, मैत्री बोली, एक बेशक्ल सी लड़की के पीछे जो उनकी अपनी ही बहन थी। पर बोध झल्ला उठा, तुम्हें अभी तक नहीं मालूम? मर्द और औरत कुदरत के 2 उसूल हैं, उनमें ज़ात और रिश्ते की बात ही क्या है? हाँ, मगर क्या? पर बोध ने मैत्री से कुछ परे हटते हुए कहा, कुदरत क्या इस बात का हिसाब रखती है कि किस पेड़ का जौहर किन हवाओं से किसी दूसरे पेड़ पर जा गिरता है? कुदरत का कानून अफजाइश नस्ल है, चाहे वो कैसे ही हो, किसी से भी हो। इस वक्त परबोध उन हज़ारों कबूतरों के बारे में सोच रहा था जो बेहद हसीन थीं, क्योंकि वो फ़ानी थीं। उनके गलों के हल्के रातों के प्यार से काले और चमकीले हो रहे थे और अंडे रोई के गालों ऐसे नर्म, गोरे और चिट्टे। परबोध जिसे ख्यालों के इख्तलात से खुद ही थक गया और बोला, औरत की वजह से हमेशा लड़ाई होती आई है और होती रहेगी। औरत ही क्यों? मैत्री चमक उठी, ज़र और ज़मीन भी तो है। परबोध ने शहवानी नज़रों से मैत्रेयी की तरफ देखा और बोला, ज़मीन बड़ी है और ज़र उससे बड़ा, मगर तुमने कभी सोचा है कि ये औरत ही के 2 रूप हैं? मैत्रेयी ने अपनी नाजुक सी गर्दन घुमाई और अपनी सोच में गुम हो गई। फिर प्यार की कुमंदे पर बोध पर फेंकती अपना दाया पर बोध के बाई पर में फंसाती हुई बोली, मुझे झांझरें ला दो ना, जो एथेंस के खंडर में अभी तक लोगों की नज़रों से ओझल पड़ी हैं। फिर मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी कि। परबोध ने झांझरों के बारे में सोचने से पहले ही घो घो करते फूलते हुए अपने चोंच मैत्रेयी के चोंच में उसके तालू तक खुपो दिए
और फिर खुद ही अलहदा होते हुए बोला, क्या फ़ायदा इस प्यार का जिसमें हम मर भी न सके? किसी वक्त तो मुझे यूँ मालूम होता है जिसे जीना नहीं मरना अमर है। और फिर वो कह उठा, सब उलट पलट हो गया है। मैत्रेयी भी जानती थी कि प्रबोध उस वक्त झांझरें न ला कर देगा जब तक उसकी सोच में कोई खुद गर्जियाँ न होंगी। प्रबोध पिछड़ी सदियों की बातें करने लगा और उन रासों की जो दमीतरियास ने स्कंदरिया में इफ्रोदिती के साथ समुंदर के किनारे रचाई थी। फिर एडेपस के जिसने नादानी में अपनी माँ से शादी कर ली थी और जब उसे पता चला तो सदमे ही से चल बसा। वीर कुणाल की माते जिसकी महबूबा उसके बाप के साथ सांझी हो गई थी और जिसके कारण कुणाल को अपनी आंखें देना पड़ी। फिर भर्तृहरि की जिसने हुस्न और जवानी को दायम कायम रखने वाला सेब अपनी रानी को दे दिया, मगर रानी ने अपने एक आशिक हरि की एक आशिक धोबी के हवाले कर दिया जिसने उसे अपनी महबूब तवाइफ को दे दिया, जो सारी दुनिया का भला करने के लिए उसे वक्त के बादशाह भर्तृहरि के पास ले आई। प्रबोध और मैत्रेयी ने अज़ल से सब कुछ देखा था और अब अबद देखना चाहते थे। मर्द और औरत के दरमियान ये लाकानूनियत देखकर मैत्रेयी बोली, आखिर कोई तो कानून होना ही चाहिए। हालांकि वो आप ही मनसब के बारे में सोच रही थी, जो नीचे पंजाब के मैदानों में एक पुराने से बड़ पर रहता था और बेहद जवान और लाजोर्दी गर्दन वाला खूबसूरत कबूतर था, इसलिए कि वो फ़ानी था। और उसके बारे में सोचते हुए मैत्रेयी का पूरा बदन महक उठा और पेट में एक कसमसाहट सी दौड़ गई। वो मनसब की बात कुछ इस अंदाज से करने लगी जैसे कोई बात ही न थी, मगर उसका नाम सुनते ही प्रबोध पंजों के बल खड़ा हो गया और उसके पर फड़फड़ाने लगे। प्रबोध के गुस्से और लर्जे को देखकर मैत्रेयी डर भी रही थी और अंदर के किसी जज्बे से खुश भी हो रही थी। नजरें चुराती हुई वो बोली, जिंदगी की फलाह के लिए हम ही कानून बनाते हैं, क्या खुद उन्हें तोड़ नहीं सकते? प्रबोध जो कुछ देर पहले कह रहा था कुदरत का कानून अफजाइश नस्ल है, चाहे वो कैसे भी हो, किसी से भी हो, जल्दी से कह उठा, नहीं। एक दिन किसी लंबी परवास के बाद प्रबोध और मैत्रेयी अपने घोंसले में लौट आए। मनसद उड़ता हुआ अमरनाथ की गुफा तक पीछे आया था और फिर मायूस होकर वापस हो लिया। मैत्रेयी को इस बात की खुशी थी और अफसोस भी था। खुशी इसलिए कि उसका प्रबोध अब भी उसे आसमानों से हमेशा नाजिल होने वाली बलाओं से बचा सकता था, और फिर वो खुद भी अब तक इतनी खूबसूरत और जवान थी कि मैदानों का मनसद फरसंगो इसके पीछे उड़कर आ सकता था और मायूस होकर वापस जा सकता था। और अफसोस इस बात का कि प्रबोध उसे किसी वक्त भी एक आज़ाद परवास से रोकता था। घोंसले में पहुंचते ही प्रबोध और मैत्रेयी को एक अजीब सी नरमी और गर्मी, सुख और आराम का एहसास हुआ जब प्रबोध ने अपनी मस्ती भरी आंखों से मैत्रेयी की तरफ देखते ही अपने पर उस पर फैला दिए और कहने लगा, रानी, हमने कितनी दुनिया देखी है, कितने युग, कितने देश, पर इस धरती पर एक ऐसा देश है जिसकी कोई मिसाल नहीं, पंजाब। मैत्रेयी नीचे मैदानों की तरफ देखते हुए कह उठी और फिर उसने एक सर्द आह भरी जिसे प्रबोध ने न देखा। तुमने कैसे बूझ लिया? प्रबोध ने शशदर होकर पूछा और इसकी लंबी चोंच ने एक सुर्खी पकड़ ली। मैत्रेयी कहने लगी, वही तो एक देश है जिसकी धरती में से आठों पहर लोबान की खुशबू उठती रहती है, जिसका लम्स बदन में सेहत के खारिश पैदा कर देता है। हाँ, प्रबोध ने हामी भरी, उसकी बरकत आसमानों के हमसाए है और धरती के हरी ओढ़नी पे वीरानी के रंग का एक भी छींटा तो नहीं। उसके दरिया तो एक तरफ पोखर भी अनुराग से वाकिफ है, जहाँ के मर्द अक्खड़ हैं, औरतें झक्कू, वो खुद ही अपने कानून बनाते हैं और अगले ही पल बेबस होकर खुद ही उन्हें तोड़ भी देते हैं और फिर नए कानून वज़ा करने के लिए चल निकलते हैं। देवी माँ सरजद होने से पहले ही इनके गुनाहों को माफ़ कर देती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख देखा है। उत्तर पश्चिम से इन पर सैकड़ों हमले हुए, मगर इन्होंने अपनी फौलाद से ज़्यादा सख्त छातियों को ढाल बनाया और आलाम की सब ज़रबें इन पे ले ली। उन्होंने अपनी माँओं और बहनों की इज़्ज़त दे दी। पूरे देश की माँओं और बहनों की इस्मत बचाने के लिए वो किसी वक्त भी सोने को मिट्टी में रोल देते हैं और फिर उसी मिट्टी को खंगाल कर उसमें से कुंदन पैदा कर लेते हैं। अजीब कीमियागर है वो, ना मालूम वो किस मिट्टी से बने हैं। जमती हुई बर्फ़ों और तपती हुई रेतों में वो बस सिकते हैं, जहाँ दुनिया के लोग
दूसरों ही की नुक्ताचीनी में लगे रहते हैं। वहाँ पंजाबी ही है जो अपने आप पर भी हंस सकता है, वो अच्छा दोस्त है और बुरा दुश्मन। जहाँ भी लोग तुम्हें एक बुलंद आवाज़ से हंसते के कहा लगाते हुए सुनाई दे, वहाँ ज़रूर कोई पंजाबी होगा, क्योंकि वो दुनिया का मातम नहीं करने आया और न फ़लसफ़ा दानी। उसका नज़्बुलैन है, वो जो अंदर से है वही बाहर से। उसके जीवन का रहस्य ही ये है कि कोई रहस्य नहीं। वो एक ऐसा पौधा है रानी जो दुनिया की किसी भी धरती पे पनप सकता है। उसकी अपनी धरती की वुसअत उसकी निगाह और दिल में समा गई है और हवाओं की मस्ती दिमाग में। रानी, पंजाब और पंजाबी भी नाश नहीं हो सकते। न मालूम उन्होंने कौन सी अमृत कथा सुनी है जिसमें वो ओंग भी गए, पूर्बा भी गए, पी भी गए और छलका भी गए। जिंदगी के रोने धोने से उनकी समस्या पूरी नहीं होती। हाँ, हंसने, खेलने, खाने और पहनने ही में उनका मोक्ष है। राजेंद्र सिंह बेदी, 5 फरवरी 1964।